2020 में सीएम हाउस को रेनोवेट किया जाता है। इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो थी 7.91 करोड़ रुपीस, लेकिन जब इसका टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आता है, जब काम कंप्लीट हो जाता है, वो थी 33.66 करोड़ रुपीस। मतलब कि एस्टिमेटेड से 3 गुना से ज़्यादा खर्चा किया जाता है। लेकिन जब ये सवाल आम आदमी पार्टी से करो तो वो कहते हैं ये केजरीवाल ने अपने ऊपर थोड़ी खर्च किया है, ये तो सीएम हाउस में खर्च हुआ है, अब जो भी सीएम बनेगा वो आके इस घर में रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये वही लोग हैं जो कभी शीला दीक्षित के सीएम हाउस में 12 एसी होने की वजह से उन्हें अय्यास औरत कह के बुलाते थे। तो आज इस आदमी को चोर क्यों नहीं कहना चाहिए? यार, आम आदमी पार्टी का ये तो एक छोटा सा भ्रष्टाचार है, इनकी हम शुरू से बात करते हैं। 26 नवंबर 2012 को ये पार्टी फॉर्म करी जाती है। केजरीवाल के साथ और कुछ भी फाउंडिंग मेंबर थे जो इस पार्टी की नींव रखते हैं। अब इस पार्टी के पीछे का बैकग्राउंड ये था कि देश में 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट हो रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार देश में भी थी और दिल्ली में भी थी, और उनकी सरकार में कई घोटाले भी हुए थे, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम। घोटालों की वजह से एंटी करप्शन मूवमेंट होता है, जिसे लीड कर रहे थे अन्ना हजारी, और अन्ना हजारी के साथ उस वक्त के कई ऑफिसर्स और कई बड़े लोग भी इससे जुड़े थे, जिसमें से कि एक अरविंद केजरीवाल भी थे। लेकिन जब ये आंदोलन खत्म हो जाता है तब ये लोग आम आदमी पार्टी की शुरुआत करते हैं। अब 2013 में दिल्ली में इलेक्शन होने थे। दिल्ली में टोटल 70 विधानसभा सीटें हैं। जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए ज़रूरत है कि 36 सीटें होनी चाहिए। 2008 के इलेक्शन में कांग्रेस को 43 सीट मिली थी। अब 2013 में ये गेम पूरा उल्टा हो जाता है। कांग्रेस को महज 8 सीटें मिलती हैं और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है दिल्ली में 31 सीट के साथ में, और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी। लेकिन अभी भी किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी थी नहीं। अब बीजेपी मना कर देती है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। अब ये जो आम आदमी पार्टी 2 साल से जिन्हें ये गाली देते रहे, शीला दीक्षित के लिए केजरीवाल कहते थे कि हमारे पास 300 पेजेस की फाइल है, जिसमें कि शीला दीक्षित के काले चिट्ठे लिखे हैं, जितने उन्होंने करप्शन करे सब लिखे हैं। कांग्रेस को ये लोग भ्रष्टाचारी बुलाते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये लोग भर भर के गाली देते थे। उसी कांग्रेस के साथ ये गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। लेकिन जब अब केजरीवाल से ये सवाल किया जाता है तो भाई साहब बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमने तो जी दिल्ली की जनता से रेफरेंडम कराया था, उस रेफरेंडम की वजह से हमने कांग्रेस का हाथ थामा था। ये वो इंसान है जो अपने बच्चों की कसम खाता है कि मैं जिंदगी में कभी भी कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये उसी कांग्रेस का विरोध करते हैं, उसी कांग्रेस से लड़ते हैं, उसी को हराते हैं और उसी के साथ सरकार बना लेते हैं। और 48 दिन बाद जब इनकी बुद्धि में आती है कि अब हमारा विरोध होना शुरू हुआ है तो ये रिजाइन भी कर देते हैं। फिर दिल्ली के इलेक्शन होते हैं 2015 में। अब देश में बीजेपी की सरकार थी, मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे। अब ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी पावर में आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी अपना फ्री पीस का गेम शुरू कर देती है कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, फ्री हम वाटर प्रोवाइड कराएंगे। जो भी टैंकर की या वाटर की समस्या है दिल्ली में वो खत्म हो जाएगी, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आएगी। 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाएंगे, नए 500 स्कूल बनवा देंगे और 900 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनवा देंगे। और इन्हीं दावों में से सबसे बड़ा इनका दावा था कि हम यमुना साफ कर देंगे। लेकिन जब 2015 के चुनाव के नतीजे आते हैं तो पूरा देश शॉक हो जाता है। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थीं। महज 3 सीटें बीजेपी को मिली थी और बाकी को 0 सीट थी। लेकिन इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद आम आदमी पार्टी में फूट पड़ने लगती है। जो आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे, जैसे कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ऐसे लोग अब पार्टी छोड़कर जाने लगे थे। प्रशांत भूषण खुद कहते हैं कि इन्होंने पार्टी में ऐसे लोगों को टिकट दी जिनके पास करोड़ों की बेनामी संपत्ति थी, ऐसे लोगों को टिकट दी जिनके ऊपर कई एलिगेशन लगे थे, कई क्रिमिनल ऑफेंसेस थे। जबकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की शुरुआत इसी वजह से हुई थी कि हमें देश से भ्रष्टाचार मिटाना है, हमें देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, हम कभी भी क्रिमिनल्स को टिकट नहीं देंगे। लेकिन ये ऐसे लोगों को टिकट देने लगे थे। और जब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने इसका विरोध किया तो पार्टी से उन्हें निकाल दिया जाता है। ये उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मैं आपको इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो सारी पब्लिकली अवेलेबल है, जो कि अगर हम डाटा देखें तो हमें पता लगता है कि दिल्ली में 70 में से जो 45 विधायक हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा विधायक वो हैं जो आम आदमी पार्टी से आते हैं। सबसे बड़ा इनका गुंडा जो नेता था ताहिर हुसैन,
जिसने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की निर्ममता से हत्या करवा दी थी और दिल्ली दंगे कराए, जिसकी वजह से उसे जेल हो गई थी। अभी भी ये जेल में है। और अगर करप्शन की बात करो तो इनके कई लीडर हैं जिनकी 300 करोड़ से ऊपर ऐसी संपत्ति है जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बता रखी है। बेनामी संपत्ति कितनी होगी किसी को अंदाजा नहीं, और स्कैम तो इनकी पूरी पार्टी ही स्कैम है। खैर, अब हम इनके वादों पर वापस आते हैं। इन्होंने वादे किए थे कि हम 500 नए स्कूल बना देंगे, लेकिन इनके अब समझ में आता है कि ये हो नहीं पाएगा हमसे। तो ये कहते हैं कि स्कूल बनाने की जी ज़रूरत तो है नहीं जी, हम 6000 नए रूम बना देंगे। तो 6000 क्लासरूम बोलकर 7000 क्लासरूम का बजट पास कराते हैं, जो कि अप्रॉक्स 326 करोड़ के आसपास था, और जबकि महज 4000 क्लासरूम नए बनाए गए। जो इन्होंने 500 स्कूल बोले थे, अभी तक दिल्ली में नए 63 स्कूल्स बनाए गए हैं। एक दो स्कूल इन्होंने अच्छे बनाए हैं, जो कि वास्तव में बहुत अच्छे हैं, अच्छे उनके स्टैंडर्ड्स हैं। वही ये बार बार दिखाते रहते हैं और दिल्ली की जनता को और देश को मूर्ख बनाते हैं। इन्होंने जो वादा किया था कि 2 लाख हम पब्लिक टॉयलेट बना देंगे, उसका भी ये पूरा फुलफिल नहीं कर पाते। इन्होंने वादा किया था कि 900 हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बना देंगे। इनके समझ में आता है इसमें ज़्यादा रुपए लग जाएगा। कहते हैं नहीं जी, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे कि हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। 2019 तक मात्र 191 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे। और मोहल्ला क्लिनिक की अगर हालत देखनी है, एक बार बस यूट्यूब या कहीं पे सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी। जो 200 से भी कम मोहल्ला क्लिनिक खोले गए वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। वहाँ पे ना तो मरीज है, ना डॉक्टर है और ना दवा है, कुछ भी नहीं है। और इनके जो सबसे बड़े वादे थे जिनकी बेसिस पे ये जीत के आए थे, वो थी फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर। अब जब ये आते हैं तो इन्हें लगता है कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी और पूरा वाटर तो हम फ्री कर नहीं सकते हैं। कहते हैं जी 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री और 20,000 लीटर एक परिवार को 1 महीने में पानी फ्री। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये इसे भी फुलफिल नहीं कर पाते। और यमुना का वादा तो भूल ही जाओ। और एंटी करप्शन मूवमेंट में जिस ये जन लोकपाल बिल के लिए लड़ रहे थे, वो सारे मुद्दे अब इनके साइडलाइन होने लगते हैं। अभी आगे आकर हम इन सब की भी बात करेंगे। फिर 2020 का चुनाव आता है। 2020 के चुनाव में क्योंकि ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाए थे, तो उन्हीं वादों को दोबारा से रिपीट करते हैं। उसमें ये थोड़े बहुत और ऐड ऑन करते हैं कि वुमेन्स के लिए हम ट्रांसपोर्ट फ्री कर देंगे, और जो भी राशन सरकारी भेजा जाता है वो आपके घर तक भेजा जाएगा। हालांकि ये पूरा नहीं होता, लेकिन वुमेन्स के लिए फ्री हो जाती हैं, बस ये कंप्लीट होता है इनका। अब जरा पहले हम यमुना पे बात करते हैं, फिर इनकी बाकी के मुद्दों पे बात करेंगे। अब जब भी केजरीवाल से पूछा जाता है कि यमुना का आपने क्या किया, आपने वादे तो बहुत किए थे, 2015 से आप बोलते आ रहे हो, तो कहते नहीं जी, हमने 2015 में तो बोला ही नहीं जी, हम तो 2020 से बोल रहे हैं यमुना साफ करेंगे, और वो भी हम कर देते जी, वो तो मोदी जी ने ईडी और सीबीआई लगा दिए थे, इस वजह से हम नहीं कर पाए। ये इंसान इतना बड़ा दोगला है कि गिरगिट भी इसे अपना भगवान मानता है, क्योंकि 2015 की इनकी खुद की वीडियोस पड़े हैं, इनकी पार्टी की मैनिफेस्टो में वो चीज़ दे रखी है, लेकिन ये बंदा मानने को तैयार नहीं होता। और ये यही कहते हैं कि बीजेपी ने ईडी और सीबीआई लगा दी, 2 साल कोरोना में निकल गए, इस वजह से हम साफ नहीं कर पाए। अब जो आगे वाला टाइम आएगा वहां पर हम साफ कर देंगे, लेकिन इनसे फिर भी कुछ नहीं होने वाला। यमुना तो बहुत बड़ी चीज़ है, दिल्ली में हर जगह जाओ वहाँ पर सीवेज के क्या हाल हैं, गटर नाले के क्या हाल हैं। अगर आप राहुल गांधी का अभी रिसेंट व्लॉग देखोगे, या फिर आप के प्रोडक्शन करके हैं उनकी वीडियो देखोगे जो कि लैंडफिल के ऊपर है, या फिर आप समदीस की वीडियो देखोगे, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इन्होंने दिल्ली का हाल करके रख दिया है। और जबकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी मदद करती है, सीवेज मैनेजमेंट में, वेस्ट मैनेजमेंट में दिल्ली सरकार अकेले नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्हें फंड एलोकेट करती है उसके काम के लिए। लेकिन जब भी अच्छा होता है तो वो हमने किया है, और नहीं होता तो पूरा ठीकरा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन अब इनके हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर बात करते हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने करी, 200 यूनिट दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, लेकिन जो ये 24 घंटे का वादा करते हैं ये झूठ है। हालांकि बाकी के राज्य के मुकाबले दिल्ली में अच्छे खासे टाइम तक बिजली होती है, लेकिन 24 घंटे नहीं होती, ये इनका फॉल्स क्लेम है। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी के मामले में हम कह सकते हैं कि बाकियों से बेहतर किया है, लेकिन एक तर्ज पर किया है। जो सब्सिडी 2014-15 में 1550 करोड़ दी जाती थी, अब वो 11,000 करोड़ के पास पहुंच चुके हैं। मतलब कि ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। जब सरकार आपसे रुपए नहीं लेती है तो सरकार पे करती है, सब्सिडी देती है उस कंपनी को। तो इन्होंने दिल्ली के ऊपर इतना ज़्यादा सब्सिडी का बोझ बढ़ा दिया है कि वो अब 11,000 करोड़ पे पहुंचने को हुआ है। मतलब कि इन 10 सालों में सब्सिडी का बोझ दिल्ली के ऊपर
607% तक बढ़ चुका है। अब जो इन्होंने फ्री वाटर की बात करी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 20,000 लीटर फ्री वाटर पर मंथ पर फैमिली दी जाती है, लेकिन वो पानी कैसा होता है? इनके खुद जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, 2023 में उन्होंने सवाल उठाए थे केजरीवाल के सामने कि हुजूर ये देखिए आपने जो पानी दिया फ्री, ठीक है, लेकिन पानी नहीं, ये कोको कोला ज़्यादा लग रहा है, टोंटी से डायरेक्ट नाले का पानी आ रहा है, ऐसा पानी जो पीने लायक नहीं होता। और मजबूरी में जो लोग उस पानी को कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, वो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। जब जनता विधायक के पास कंप्लेन लेकर आती है तो विधायक को मजबूरन अरविंद केजरीवाल को मीडिया के सामने ये बोलना पड़ता है, क्योंकि जब वो अकेले में जाते हैं तो ये भाई साहब उन्हें टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि टाइम स्कैम में लगा है। अभी हम इनकी स्कैम की भी बात करेंगे। इनकी इस फ्री की रेवड़ी की वजह से दिल्ली जल बोर्ड 73,200 करोड़ के कर्ज में दबा है और 2021 और 22 का इसका घाटा 1,200 करोड़ का हुआ था। इसे सरकार ने 1,000 करोड़ की सब्सिडी भी दी है। आज दिल्ली की जनता का ये हाल है कि या तो वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हों, अगर उनके पास पैसे हैं तो वो 500 से लेकर के 5,000 तक टैंकर को पे करें तब वो पानी पी सकते हैं। टैंकर माफिया आज भी दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है। इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई थी कि आज तक आप टैंकर माफिया की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए हो। दिल्ली की जनता, जो कि पानी एक बेसिक नेसेसिटी होती है, उसके लिए भी रुपए पे करती है, हाईएस्ट रुपए पे करती है, क्योंकि स्वच्छ पानी ये प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, जो कि इन्होंने वादा किया था। इनकी हेल्थ केयर की थोड़ी और बात करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक के क्या हाल हैं वो सब जानते हैं। तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर ने भी एक बार इनकी मोहल्ला क्लिनिक की पोल खोल चुके हैं। उनकी बात रहने दो, हम इनकी विधायकों की और सांसद की बात करते हैं। स्वाति मालीवाल, जो आजकल इनकी वाटर की रियलिटी दिखाने में लगी हैं, ऐसी कुछ इनके विधायक वो कहते हैं कि हमारे एरिया में अभी तक 10 साल हो चुके हैं सरकार को, लेकिन एक हॉस्पिटल ढंग का नहीं है, और मोहल्ला क्लिनिक केवल एक जुमला था, उसके नाम पर रुपए बहाए गए हैं और पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट देने के नाम पे कितने रुपए खाए गए होंगे। और वो विधायक खड़े होकर कहते हैं सदन में, डॉक्टर्स को टाइम पर सैलरी पे नहीं करी जाती है, जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल है तो उनकी बिल्डिंग बची है, लेकिन डॉक्टर जा चुके हैं छोड़ के। अगर इक्का दुक्का हो तो चलो बात भी होती है, लेकिन इनके 4 विधायक कहते हैं कि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स की बहुत बड़ी कमी है और ये उस इशू को एड्रेस करने को तैयार नहीं होते। अब इनकी एजुकेशन मॉडल की भी बात करते हैं, जिसे ये अपना सबसे बड़ा हथियार बना के चुनाव में उतरते हैं। कोविड के टाइम पे जब एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट हो रही थी या फिर उनमें धांधली हो रही थी, तब तक इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन 2023 में जिन्होंने 9th के और 11th के पेपर दिए, ऐसे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में 4 लाख बच्चे थे, जिनमें से 1.5 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं। मतलब कि अप्रॉक्स 40% बच्चे 11th और 9th क्लास में फेल हो जाते हैं, और इनके 66% स्कूल में 11th और 12th क्लास में साइंस पढ़ाई नहीं जाती है, क्योंकि इनके टीचर मना कर देते हैं कि बच्चे प्रमोट होकर आते नहीं हैं, और हमारे स्कूल में लैबोरेटरीज भी नहीं है साइंस पढ़ाने के लिए, टीचर भी अच्छे नहीं हैं। इस वजह से 66% स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाई जाती है। एक एनसीईआरटी के द्वारा टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, बेसिक न्यूमरेसी टेस्ट। उसमें दिल्ली के बच्चे 3rd स्टेज पर आते हैं, क्योंकि इनकी जो बेसिक न्यूमरेसी स्किल है वो एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत रद्दी है, बहुत ख़राब है। ये रियलिटी है इनकी स्कूल की। बच्चों के जब रिजल्ट आते हैं, जब वो फेल हो जाते हैं, वो खुद बताते हैं कि टीचर हमें पढ़ाते ही नहीं है, टीचर आते ही नहीं है, केवल इन्होंने एक हवा उड़ा रखी है। हालांकि जो कुछ 1-2 स्कूल इन्होंने अच्छे बना रखे हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये बार बार वीडियो दिखाते हैं, उन्हीं को बार बार आगे लाते हैं, लेकिन दिल्ली में बहुत स्कूल हैं, उनकी बात कौन करेगा। आजकल केजरीवाल साहब पॉडकास्ट बहुत कर रहे हैं, बताते हैं कि जी पहले 2 लाख किलोमीटर मेट्रो थी, हमने 4 लाख किलोमीटर बना दी। जी हाँ, बिल्कुल सही आंकड़ा है, लेकिन इसमें ये कभी भी नहीं बताते कि इनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके बनाती हैं। मिक्स्ड वेंचर होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। जब क्रेडिट की बारी आती है तो अकेले खा लेते हैं, लेकिन वहीं आप अगर इनसे सवाल पूछोगे कि पॉल्यूशन के ऊपर, तो कहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप सवाल इनसे सेफ्टी के ऊपर पूछोगे, वुमेन सेफ्टी के ऊपर पूछोगे, उसे भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने पॉल्यूशन कम करने के लिए कोई मेजर ना लिए हों, जरूर लिए थे। एक बार ये डीकम्पोजर की स्कीम लेकर आए थे, 2 साल में 68 लाख रुपए खर्च करे थे डीकम्पोजर इंस्टॉल करने के लिए, और आरटीआई में पता चलता है कि इसी बात का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च करे गए थे कि देखिए दिल्ली सरकार ने डीकम्पोजर लगवाए हैं। अगर उतने का आप काम करवा देते तो आज दिल्ली की पॉल्यूशन की प्रॉब्लम कब की सॉल्व हो जाती। जब इनसे पॉल्यूशन पर पूछा जाता है तो कहते हैं कि ये कोई अकेली दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, ये पैन नॉर्थ इंडिया प्रॉब्लम है। वो पराली के समय पे होती है, लेकिन अगर आप पराली को हटा भी दो
तो भी दिल्ली जैसी सिटीज़ में 400 तक नॉर्मल कंडीशन रहती है AQI की, और ये भी बहुत डेंजर होती है। पराली तो एक टाइम की बात है, सर्दी का टाइम आया जब वो पहुंच जाती है 1600 के पास, लेकिन जब पूरे साल भर 400 AQI रहती है, ये ज़्यादा डेंजर होता है, लेकिन आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और AQI की खराब होने के पीछे का कारण पता क्या है? दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर की इरेगुलरिटीज़ है। रोडें खुद ही पड़ी हैं, पता नहीं पड़ता कि रोड में गड्ढा या फिर गड्ढों में रोड है। ऐसी हालत है दिल्ली के रोड की। ये बोलते हैं कि हमने जी 10,000 किलोमीटर रोड बना दी, उसमें भी ये कभी आपको सच नहीं बताते कि 5,000 किलोमीटर बनाई है और पूरा दिल्ली खुदा पड़ा है। जो भी दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं उसकी वजह से कितना एयर पॉल्यूशन होता है, डस्ट उड़ती रहती है। कंस्ट्रक्शन साइट की जो भी रेगुलरिटीज़ हैं, जो भी नियम हैं, उनका बिल्कुल भी पालन नहीं किया जाता। ये रियलिटी है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो ये यूरोपियन लेवल की बना रहे थे। अब ऐसी वाटर टैप कनेक्शन की बात आती है, पाइपलाइन बिछाने की बात आती है, सीवेज मैनेजमेंट की आती है, वहाँ पे ये क्रेडिट अकेले रख लेते हैं कि हमने इतना बनवा दिया। उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इनका जॉइंट वेंचर होता है, तब जाकर कोई भी इनका प्रोजेक्ट हो पाता है। और जो फ्लाईओवर हाईवेज़ की ये बात करते हैं, वो तो ये बना ही नहीं सकते हैं। फ्लाईओवर और हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में कंस्ट्रक्ट करती है, लेकिन ये क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। पॉडकास्ट में इनका कहना था कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड मंत्री हैं जो कि 300 करोड़ के काम को 250-200 करोड़ में डन कर देते हैं। उनकी इंजीनियरिंग इतनी अच्छी है कि हम ऐसे पहले राज्य हैं जो कि टाइम से पहले अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं और जितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है उससे कम में कर देते हैं। बल्कि रियलिटी ये है कि दिल्ली में अभी 1817 के आसपास प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उन सब की कॉस्ट 18 से 20% तक बढ़ चुकी है। और ये क्या कॉस्ट कटिंग की बातें करेंगे, जो हाउस के रेनोवेशन में 3 गुना से ज़्यादा रुपए खर्च कर दे, और ये कॉस्ट कटिंग करेंगे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। अब जरा वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की बात करते हैं, लीकर स्कैम, जिसकी वजह से इनकी आधी से ज़्यादा पार्टी और जो पार्टी की बड़ी लीडरशिप है सब जेल में बैठे हैं। अब ये कहते हैं जी ये तो हमें फंसाया गया है जी, लेकिन इसमें ना तो कांग्रेस इनके साथ है ना दूसरी कोई पार्टी इनके साथ है, क्योंकि वो स्कैम साफ पता चलता है, क्योंकि ये लोग एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं आपको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनका क्या केस था। 2021 में ये न्यू लीकर पॉलिसी बनाते हैं, उसके तहत 32 जोन बनाए जाते हैं और हर जोन में 27 दुकान अलोकेट करी जाती हैं। जो पहले सिस्टम था वहां पर लॉटरी सिस्टम के थ्रू दिया जाता था, लेकिन अब ये सिस्टम लाते हैं कि आपको लाइसेंस बाय करने होंगे और एक आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। पहले जो नॉर्मल फीस 7 से 10 लाख रुपए थी, अब वो 5 करोड़ हो जाती है, तो वो फीस पे करनी होगी। एक गारंटी फीस की तरह होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह, और फिर आपको लाइसेंस परचेज करना होगा। आप लाइसेंस लो, उसके बाद आप दुकान रन कर सकते हो। इसमें कुछ कंडीशन भी थी, जैसे कि दिल्ली के जो कुछ एक्साइज नियम हैं वो बताते हैं कि अगर कोई कंपनी हमारे यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, बैन है, उसे शराब बेचने का ठेका नहीं दिया जाएगा, या जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें भी शराब बेचने का ठेका नहीं होगा। ये इसी पॉलिसी में था। लेकिन जब ये पॉलिसी लॉन्च करी जाती है तो जो मैन्युफैक्चरर थे वो बैक डोर से लाइसेंस परचेज कर लेते हैं। ये बात सरकार को भी पता थी, लेकिन इस पॉलिसी में एक पॉइंट ये था, जो भी शॉप ओनर है उन्हें MRP में दारू बेचने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने प्राइस के साथ बेच सकते हैं। पहली बार दिल्ली में होता है कि गुड़गांव से सस्ती दारू दिल्ली में मिलने लगती है, एक के साथ एक दारू फ्री मिलने लगती है, क्योंकि वो लोग MRP से कई नीचे दाम में बेचने लगे थे। और बाद में एक और पॉइंट यहाँ पर पता चलता है कि पहले जब LG से साइन कराए गए थे तब यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन 5% तय करा गया था जो भी शॉप ओनर है उनके लिए, लेकिन बाद में मनीष सिसोदिया बिना किसी से पूछे बताए, यहाँ तक कि बिना कैबिनेट की मीटिंग के, इसे बढ़ाकर 12% कर देते हैं। और बाद में जो लोग इनके साथ मिले थे, वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर आती हैं, उनमें पता लगता है कि 6% बैक डोर से वापस आम आदमी पार्टी के पार्टी फंड में दिए गए थे और 6% का जो प्रॉफिट था वो उन लोगों का था। 2022 8 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर एक रिपोर्ट सेंड करते हैं जो कि LG और मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जिसमें ये कहना था कि ये नई जो लीकर पॉलिसी है इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, कुछ स्कैम हो रहा है। जिसके बाद 31 जुलाई को ये लोग ये पॉलिसी स्ट्रक डाउन कर देते हैं, वापस से पुरानी पॉलिसी में आ जाते हैं। अब इससे पता लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका तो ज़रूर था। इसके बाद ED और CBI इनके ऑफिसेज में, इनके घर में बार बार रेड करने लगती है। इन्होंने 1.44 करोड़ के तो मोबाइल यूज़ करे थे। मनीष सिसोदिया ने कई मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करे थे, और जब ED इनसे पूछताछ करती है, वो फ़ोन मांगती है,
तो वो फ़ोन उन्हें नहीं मिल पाते। केवल एक मनीष सिसोदिया का फ़ोन मिला था। और ऐसे ही केजरीवाल को 9 बार समन किया। जब ये नहीं गए तब इन्हें अरेस्ट किया। और ये भी नहीं पता लगता कि किस तरीके से इन कंपनीज को लाइसेंस दिए जा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि कोई जब इन्हें बैकडोर से फंडिंग करता होगा तब ये उसे लाइसेंस दे देते थे, क्योंकि ऐसी कंपनी को इन्होंने लाइसेंस दिए थे जो कि दिल्ली के अंदर बैन थे। और ऐसी ही कंपनी, उसने 30 करोड़ रुपए डिपॉजिट करे थे, उसे इन्होंने लाइसेंस भी दे दिया था। लेकिन एयरपोर्ट के पास जब उन्हें शॉप नहीं मिल पाई तो इन्होंने उस 30 करोड़ के अमाउंट को वापस भी कर दिया था, जबकि ये लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल था। फिर भी इन्होंने ऐसा किया। और इतना ही नहीं, सुकेश ने भी अपनी चैट्स लीक करी थी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को उसने फंडिंग करी थी इलीगल सिस्टम के थ्रू। और इसमें जो साउथ लॉबी जुड़ी थी उनसे ये कट लेते थे। इनके कट लेने का एक जरिया था दिनेश अरोरा और अमित अरोरा। ये इसमें मेन लोग थे जो कि इनके लिए फंड इकट्ठे करते थे। 100 करोड़ रुपए इन्होंने गोवा इलेक्शन के लिए साउथ ग्रुप से लिए थे। और आम आदमी के चुनाव के प्रचार की जिम्मेदारी चैरियट मीडिया प्रोडक्शन के ऊपर थी। जब उनके डायरेक्टर को पकड़ा जाता है तो वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि अंगड़िया सिस्टम के थ्रू उनके पास रुपया आया था, जो कि आम आदमी पार्टी के थ्रू आया था। इनके वर्कर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ज़्यादातर रुपए कैश के फॉर्म में दिया गया था, बजाय ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के या फिर चेक या बैंक ट्रांजेक्शन के। क्योंकि जो ब्लैक मनी होता है उसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, उसे आप कैश के फॉर्म में ही देते हो। और फिर धीरे धीरे करके कई इनके साथी कबूलना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को अलग अलग तरीके से फंडिंग करी थी। यहाँ तक कि ये लोग दिल्ली के जो लोकल रेस्टोरेंट ओनर थे उनसे भी रुपए ले रहे थे ताकि उनका भी काम धंधा आसानी से चलता रहे। 82 लाख तक रुपए लिए गए हैं। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट का 2800 करोड़ रुपए का लॉस हुआ इस पॉलिसी की वजह से। और ऐसा कहा जा रहा है कि बैकडोर से आम आदमी पार्टी को 500 करोड़ तक रुपए मिले हैं, जो कि इन्होंने गोवा के इलेक्शन में यूज करे और पंजाब के इलेक्शन में यूज करे। अब आम आदमी पार्टी को समझने के लिए इतना काफी है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या दूसरी पार्टी में करप्शन नहीं होता? जी बिल्कुल होता है। हर पार्टी में भ्रष्ट नेता होते हैं, हर पार्टी करप्शन करती है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसी बेसिस पर चुन के आई थी कि वो करप्शन नहीं करेंगे। उनका मुद्दा ये था कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। लेकिन वो पार्टी आज की डेट में सबसे बड़ी करप्ट पार्टी बन जाती है। आज दिल्ली की जनता की ये हाल है कि उनके पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, रोड उनके पास नहीं है, उनके पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है। और ये फेलियर आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल का फेलियर है। और केजरीवाल की नीयत हमें दिखाती है कि किस तरीके से इन्होंने दिल्ली का बंटाधार किया है। 31 साल में पहली बार दिल्ली का बजट डेफिसिट में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। दिल्ली के कई बोर्ड ऐसे जिनकी अभी हमने बात करी, उनके ऊपर कितना कर्ज बढ़ता जा रहा है। और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें सरकार सब्सिडी पे सब्सिडी देती जा रही है और दिल्ली के ऊपर सब्सिडी का बोझ बढ़ता जा रहा है। और इतने रुपए खर्च करने के बावजूद अगर लोगों को बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी अगर तरसना पड़े, पानी उनके पास स्वच्छ नहीं हो, उनके पास एजुकेशन नहीं हो, उनके पास हेल्थ केयर सिस्टम नहीं हो, तो ये कमी है इस सरकार की। इस वजह से अब जब भी आप वोट दो तो अपने अकॉर्डिंग चुनो। लेकिन इनकी एक बात बहुत अच्छी है, ये लोग मार्केटिंग पर बहुत रुपए खर्च करते हैं। इनके पास मार्केटिंग की बहुत अच्छी टीम है। जब मैं भी इस पूरे डाटा को रिसर्च कर रहा था तो उस दौरान मैंने देखा कि जब भी अगर इनके बारे में तुम कहीं पर भी सर्च करते हो, इन्हीं की वेबसाइट, इन्हीं की पोर्टल या फिर इन्हीं के पाले हुए कुछ यूट्यूबर, उनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिससे जब आप देखो तो दिल्ली की केवल आपको अच्छी इमेज दिखाई जाए, बट ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है।